में कुछ कहता नहीं है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का हाथ सर से उठ गया उसके बाद पूरी दुनिया सवाल पूछेगी, क्योंकि सवाल बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं और एक सैलाब आएगा सवालों का जिनके जवाब फिर किसी के पास नहीं होंगे। नाज़रीन, ये आईजी ने जब कहा ना कि पोस्टमार्टम अगर नहीं होगा तो हम तो लाश ही नहीं मानेंगे, ये बड़ा सीरियस इशू बन गया। अब पोस्टमार्टम करवाने के लिए जाते हैं तो लाश गायब कर दी जाती है। उधर डॉक्टर कह रहे हैं जनाब हमारे पास इतना लोड है कि हम पोस्टमार्टम कर ही नहीं पा रहे, आपको रिपोर्टें कैसे बना कर दें। ये अब हालात हो गए हैं। और अभी जो ताज़ा लिस्ट जारी की गई है उसमें जो 6 लोग शहीद हुए मीरपुर में, उनके नाम शायद शामिल नहीं किए गए। तो मीरपुर में भी 6 लोग शहीद हो गए हैं और काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं, उन्हें भी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान की शारक था पूरा कश्मीर, अब अपनी शारक के ऊपर खुद ही छुरी चला रहे हैं और ये काम भी एक डिक्टेटर कर रहा है। हमेशा डिक्टेटर ने नुकसान पहुंचाया, आज फिर डिक्टेटर नुकसान पहुंचा रहा है। रियासत के मुंह को खून लग गया, ऐसा लगता है खून लग गया इनके मुंह को, और ये अब खून पिए बगैर इनका गुजारा नहीं होता। ये पूरा रजीम जो आसिम मुनीर साहब ने बनाया ये पाकिस्तानियों की लाशों के ढेर के ऊपर खड़ा है और इसे हर थोड़े अरसे के बाद पीने के लिए इंसानों का ताज़ा खून चाहिए होता है। कभी इन्हें 9 मई पे खून में असर आ जाता है, उसके बाद इनको डी चौक में खून में असर आ जाता है, उसके बाद ये खून पीते हैं मुरीदके में, फिर कश्मीर में खून पीते हैं, फिर दोबारा खून पीते हैं जब आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत होती है ईरान में, लोग निकलते हैं एहतजाज करने के लिए अहले तशी, उनका खून पीते हैं, फिर कश्मीर में खून पिया जाता है। और अब लगातार 2 दिनों से खून पीते पीते खून की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, ऐसा लगता है डोज बढ़ती जा रही। पहले कम लोगों को मारते थे, अब ज़्यादा लोगों को मारते हैं। पहले देर देर के बाद मारते थे, अब जल्दी जल्दी मारते हैं। तो ये रियासत और इसके इदारे एक खून आशाम बनते चले जा रहे हैं और सियासतदान बैठकर तमाशा देख रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी है ना, वो अगर बैठ के तमाशा देखेंगे और ये सोचेंगे जनाब कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं, मेरा कारोबार ना बंद हो जाए, मेरी सियासत ना ख़त्म हो जाए, मेरे बच्चे ना बर्बाद हो जाएं, पूरा मुल्क ही बर्बाद हो रहा है। जब आप सियासत में आए थे ना तो आपको ये सोच कर आना था कि मैं अपने मुल्क की खातिर अपनी ज़िंदगी दे रहा हूँ, तो फिर अब आपको पीछे हटने का कोई हक हासिल नहीं है। लोगों ने आप लोगों को वोट डाले हुए निकले और निकल के आवाज़ उठाएं। फजल रहमान की जिम्मेदारी है, एएनपी की जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी के अगर कोई लोग अब भी उनके अंदर इंसाफ बाकी है तो उनकी जिम्मेदारी है। पीएमएलएन ने तो मायूसी कर दिया, बेड़े ही गर्क कर दिया पकड़ के। पीटीआई के लोगों को खड़े होना चाहिए फौरी तौर पे। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, और इनको आज़ाद कश्मीर में जाना चाहिए और लोगों के साथ इजहारी यकजहती करना चाहिए। पीएमएलएन से मायूसी क्यों है ये ज़रा देखें ना, आप ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आप देखें। ये पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है और वज़ीर दिफा का बयान देखें। मुझे एक मेरे दोस्त हैं कश्मीरी, उन्होंने ये स्टेटमेंट भिजवाया, उन्होंने कहा जी दिल ही टूट गया है ख्वाजा आसिफ की ये बात सुनकर। मैं बताऊंगा कौन लोग हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं, अभी बताता हूं आपको एक ऐसा वाकया सुनाता हूं कि आपको हैरत होगी कि ये कर क्या रहे हैं। एक और जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनका मुझे फ़ोन आता है, वो रोना शुरू हो गए। मैंने कहा रोते क्यों हो? कहते जी मैं आज़ाद कश्मीर से हूं। मैंने कहा फिर? कहते जी हम आवाज़ ही नहीं उठा सकते। कहते इमरान भाई अपने आप से घिन आ रही है। मुझे एक सहाफ़ी ने फ़ोन करके कहा जो कश्मीरी है, उसने कहा जी मुझे अपने आप से घिन आ रही है, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है, मैं सच बोल ही नहीं सकता हूं। कोई इदारा सच चलाने को तैयार ही नहीं है। वो बेचारा इदारे पे काम करता है, सोशल मीडिया का इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो कहता है जी कोई इदारा सच चलाने को तैयार ही नहीं है। अपने आप से घिन आ रही है, अपने आप से नफरत हो रही है कि इतना बड़ा जुल्म हो गया, मेरे भाई मार दिए और मैं आवाज़ नहीं उठा सकता, मैं बात नहीं कर सकता। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा हम उठाएंगे आपके हिस्से की आवाज़ भी, ये बोझ हम उठाएंगे, हम जोर लगाएंगे और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह आप सब बोलेंगे। एक वक्त आएगा आप सबको बोलना पड़ेगा, लेकिन जब सब मिलकर बोलेंगे तो फिर जुल्म नहीं हो पाएगा। इसलिए बारी बारी सबकी बारी, ये मैं कहता रहता हूं कि आप सबकी बारी आएगी, एक एक करके आप सबको मारा जाएगा, एक एक करके आप सबकी इज्जत पे हाथ डालेंगे, एक एक करके आप सबकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे, एक एक करके आपके घरों में घुसेंगे। ये आज भी मौका है, इकट्ठे होकर इनका मुकाबला करो, वरना ये जायंट बनता जाएगा, ये एस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर हो जाएगी कि फिर आप इसको रोकना आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, फिर बहुत ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी।
आज अगर आप लड़ेंगे तो आपको कम कुर्बानी देनी पड़ेगी। जितना वक्त गुजरेगा, जितना खून आप इस बला को पिलाएंगे, ये उतनी ताकतवर और बड़ी होती चली जाएगी। फिर ये ज्यादा खून पिएगी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, और फिर आपको इसको रोकने के लिए ज्यादा बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज रोक लो, कम नुकसान होगा। कल रोकोगे और नुकसान होगा। उसके बाद रोकोगे, ये और ताकतवर हो जाएगी आपका खून पीकर, फिर और नुकसान होगा। तो बारी बारी सबकी बारी। ये ख्वाजा आसिफ को बात समझ नहीं आएगी। ये रिसीविंग एंड पे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून एक दौर में रिसीविंग एंड पे रही है, पीपल्स पार्टी भी रही है, लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आएगी। ये इक्तदार के झूले में बैठे हुए हैं। जिस तरह वो डीसी की आपने देखी थी ना वीडियो कि वो झूले ले रहा था बात करते हुए, तो ये सारे इक्तदार के झूले में बैठे हुए, इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ख्वाजा आसिफ से जब सवाल किया गया तो उसने कहा रावला कोर्ट में एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो लोग जिस तरह पाकिस्तान दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं, कब कर रहे हैं यार, खुदा का नाम लो यार। तो मैं नहीं समझता कि उनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक है। यानी कश्मीरियों को डिसोन ही कर दिया कि इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। वहां पे लोगों ने वोट नहीं डाला निकल के, 10-15% लोग मैक्सिमम निकले होंगे। ये झूठ बोलते हैं कि ज्यादा लोग निकल आए। तारीखी तौर पे कम टर्न आउट रहा, लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो लोगों ने इनको डिसोन किया। सारे लोग खड़े हुए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ और ये कह रहे हैं कि इनका पाकिस्तान से ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये भारतीय स्पॉन्सर्ड लोग हैं। यही बातें ख्वाजा आसिफ, तुम्हारा बाप और उससे पहले के लोग वो किया करते थे बंगालियों के खिलाफ कि ये भारतीय दहशतगर्द है, भारतीयों के साथ मिले हुए हैं, ये बंगाली गद्दार हैं, ये पाकिस्तान के वफादार नहीं है, ये मुल्क के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, इनका ताल्लुक इंडिया के साथ है, उनकी एजेंसियों के साथ है। यही बातें कर करके तुम लोगों ने बांग्लादेश तोड़ दिया। ये देखो बिलावल क्या कह रहा है। बिलावल के स्टेटमेंट सुने आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। बिलावल कहता है जी कि रियासत फैसला करे नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का। पहले बिलावल को ना निकाल के, जो पीपल्स पार्टी के पुराने लोग हैं, मेरी गुजारिश है उनको निकाल के बिलावल को ना आईन पढ़ाना चाहिए जो उसके नाना ने लिखा था। लिखा तो नहीं था, लिखा तो बहुत सारे लोगों ने था, लेकिन उसके नाना को क्रेडिट चाहता है, उसके दौर में हुआ। तो जरा वो आईन निकाल कर पढ़े कि उसमें रियासत की डेफिनेशन क्या है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें और पूरा सिस्टम जो मिलकर बनता है वो रियासत होता है। फौज को आप रियासत नहीं कह सकते, एक सेक्टर कमांडर रियासत नहीं होता। रियासत आईन के अंदर दर्ज है वो क्या चीज है। और तुम लोगों रियासत, तुम बिलावल की गवर्नमेंट है आजाद कश्मीर में, बिलावल ने खून बहाया ये सारा का सारा। बिलावल ने सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलवाया, बिलावल ने वहां पे बहुत बड़ी मिकदार में सिक्योरिटी फोर्सेस को इकट्ठा किया। फिर बिलावल ने पाबंदी लगाई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर, कलअदम करार दिया। फिर बिलावल ने उनके रहनुमाओं के सरों के ऊपर इनाम रखा। फिर बिलावल ने बार बार वहां पे ऑपरेशन का हुक्म दिया। ये सारा कुछ बिलावल ने खुद किया है। और अब वो ये कहता है कि जनाब आप कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं तो रियासत कर रही है। और भाई रियासत क्या होती है? कोई एक इदारा रियासत नहीं होता। आसिम मुनीर रियासत नहीं है ना, वहां बैठा हुआ सेक्टर कमांडर रियासत है। रियासत की डेफिनेशन पढ़िए बिलावल साहब, रियासत होती क्या है, कहते किसको है रियासत। रियासत की डेफिनेशन पढ़ें जो आइन के अंदर लिखी हुई है, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 आप निकालें आइन का, पढ़ें, आपको पता चलेगा। वादे तौर पे लिखा हुआ है कि जनाब जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आकर बैठते हैं वो हैं रियासत, कैबिनेट, वजीर आजम, उसके साथ बाकी लोग, आपकी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, ये है रियासत। ये तो आपके पास है, रियासत तो आपका कब्जा है। 3 सूबों में आपकी हुकूमत बनाकर दी हुई है, सदर आपको बनाकर दिया हुआ है, चेयरमैन सेनेट आपको बनाकर दिया हुआ है, गवर्नर आपके 3 लगे हुए हैं। और आपको क्या चाहिए? पंजाब में गवर्नर आपका, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आपका, हर जगह पे आपने अपना इक़्तिदार हासिल किया हुआ है। इसके बावजूद आप कहते हैं जनाब कि आपकी बात नहीं सुनी जाती। रियासत फैसला करे नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का। तो नून लीग को बजट कौन पास करवा कर देता है? नून लीग के वज़ीर आज़म को वोट किसने डाला था? ये हर जुर्म का हिस्सेदार है। और अब ये कहता है जुल्म, ज्यादती, कत्लो गारत, डकैती को जमहूरियत का नाम दिया जाता है। ये लोग गोलियां चलाकर हुकूमत चलाना चाहते हैं, लाशें गिराकर अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज पाकिस्तान में सबसे पहले बिलावल साहब आपने इस्तेमाल किया था। तुम लोगों ने ये जुल्म किया, ये बर्बरियत की है पाकिस्तान में। तुम इनके आला-ए-कार हो, तुम इनके साथ मिले हुए लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। फिर कहते नहीं पुरअमन रहना चाहते हैं वरना मैं भी जरदारी का बेटा हूं। लदस क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा कि मैं पुरअमन रहना चाहता हूं वरना मैं भी जरदारी का। कट दो भाई, इतना जेन कटना।
जरदारी कहता है कि मैं भाई एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करूंगा। एक जरदारी ने स्टेटमेंट दिया था जिंदगी में और जरदारी दुबई भाग गया था। सदर होने के बावजूद ये पाकिस्तान में नहीं रुक पाया स्टेटमेंट देने के बाद। उस जरदारी का बेटा है। एक दिन जरदारी डट के खड़ा नहीं हो सका था आर्मी चीफ के सामने। एक स्टेटमेंट दिया, वो भी गोल बोल दिया, नस गया पाकिस्तान से। जब तक डील नहीं हुई वापस नहीं आया। उस जरदारी का बेटा है। बेनजीर भुट्टो वापस आई, डील करके वापस आई, एनआरओ करके वापस आई। ये हकायक है। उस बेनजीर का बेटा है। वो इमरान खान देखो जेल के अंदर पड़ा हुआ है, डील ही नहीं कर रहा। रोजाना तुम्हारे मालिक जाके वहां पे डील की दरखास्तें डालते हैं, मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, वो डील ही नहीं कर रहा। ये फर्क है। बहादुरी के ड्रामे करने से कोई बहादुर नहीं बन जाता। बेनजीर की कुर्बानी अपनी जगह, भुट्टो की कुर्बानी अपनी जगह, लेकिन अयूब खान डैडी भी था तेरे नाना का। बेनजीर भुट्टो एक डिक्टेटर के साथ डील करके पाकिस्तान वापस आई थी, एनआरओ करके, याद है? यही जरदारी एक स्टेटमेंट दिया था ये जर्नैल के खिलाफ और उसके बाद पाकिस्तान से भाग गया था, वापस ही नहीं आ रहा था। याद है ना सारा कुछ? ये अपनी दफा सबको, मैं जरदारी का बेटा हूं। ओ भाई, जो जरदारी साहब ने सप कटिया तुम भी कट लो। उन्होंने भी जूते पॉलिश किए हैं, आप भी जूते पॉलिश कर लें। अब एक और स्टेटमेंट बिलावल का देखें। वो कहता है जी धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई, हम कौमी मफाद में खामोश थे। केड़ा कौमी मफाद भाई? सारे ओहदे लेके कौमी मफाद। 3 गवर्नर अपने बना लिए, 3 वजीर आला अपने बना लिए, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ले ली, डिप्टी स्पीकर अपना बना लिया, सदर अपना बना लिया, चेयरमैन सेनेट अपना। और तानू की चाहिए भाईजान? और आपको क्या दे? कौमी मफाद नहीं, जाती मफाद में चुप हो तुम लोग। अगर कौमी मफाद होता तो आज पाकिस्तान में इतनी कौमी मफाद में मारंग बलोच को छुड़वा दो ना। दे मुतालबा कि नहीं तो मैं इस्तीफा देता हूं, रोला डालता हूं, मैं हुकूमत का साथ नहीं दूंगा, मारंग बलोच को बाहर निकालो, ईमान मजारी को बाहर निकालो, जो सियासी कैद जेल में रखे उनको बाहर निकालो। नहीं, ये नहीं करेगा। ये सिर्फ जाती मफाद के लिए और कुछ भी नहीं है। सिर्फ कहानियां सुनाना जानते हैं ये लोग। ख्वाजा आसिफ को देख लो, बिलावल को देख लो, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। ये इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल ये एक जैसे। आज बड़ी तकलीफ है ये जो कश्मीरियों के साथ किया गया, वाकई बहुत दुख वाली बात है, बहुत तकलीफ वाली बात है। मैं अब और बोलूंगा ना तो और कोई इस तरह के जुमले बोलूंगा और ज्यादा बात करूंगा, तो आप थोड़े को ज्यादा समझें। इन लोगों ने पाकिस्तान को एक चरागाह या शिकारगाह समझ लिया है और ये तबाही फेरते चले जा रहे हैं। वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी, उसने सारी सीटें जीत ली। इलेक्शन कमीशन ने आसिम मुनीर साहब के कहने पर जाली फॉर्म 47 जारी करके सारी सीटें पीएमएल एनको और पीपल्स पार्टी को बांट दी। इसके बावजूद पीटीआई सबसे बड़ी जमात बनी। इसके बावजूद, हालांकि उनकी आधी से ज्यादा नशिस्तें छीन ली गई। तो ये 2 नंबरी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा नहीं हुई, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे इससे पहले भी नहीं हुई। लेकिन जो रिकॉर्ड आसिम मुनीर साहब ने बना दिया ना, वो मादी में कभी नहीं बने। अभी हमने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी देखा, हमने बहुत सारे ज़िमनी इंतखाबात भी देखे। आज हम आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो है उसकी गिनती अब इस वक्त हो रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो भी आप देख लेंगे। हमेशा ये होता था कि क्योंकि लोग ज़्यादा आ जाते थे वोट डालने के लिए, लोगों का रश लगा हुआ होता था, लाइनें लगी हुई होती थी, लोग पोलिंग स्टेशंस के अंदर दाखिल हो जाते थे, तो इसलिए पोलिंग का टाइम इलेक्शन कमीशन जो है वो 1 घंटा बढ़ा देता था। कभी 1 घंटा, कभी थोड़ा ऊपर नीचे करके बढ़ा देता था कि जनाब हम टाइम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जितने लोग आ चुके हैं उन्हें मौका दें और वो वोट डाल दें। इस मरतबा अजीब काम ये हुआ कि टाइम इसलिए बढ़ाया गया कि शायद कोई वोट डालने ही आ जाए। ये उल्टा काम हो गया। पहले रश की वजह से टाइम बढ़ाया जाता था, इस मरतबा खाली होने की वजह से टाइम बढ़ाया गया। बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ भाई, अगर किसी ने आना है तो हम 1 घंटे का और टाइम दे रहे हैं, डेडलाइन में इजाफा कर रहे हैं, आगे अल्लाह का वास्ता वोट डाल के चले जाए। ये हालात है। पुलिस मुकम्मल तौर पे पॉलिटिसाइज हो गई है। मिसाल के तौर पे आप ये पुलिस वाले का स्टेटमेंट देखें जो आईजी ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं जी मीरपुर डिवीजन की आवाम का एहतजाज के बजाय वोट की ताकत पर एतमाद का इजहार। भाई तुम मामले लगते हो, लोग अगर एहतजाज करते हैं तो उनका आईनी और कानूनी हक है, वो अगर वोट डालते हैं तो उनका आईनी और कानूनी हक है। तुम क्यों मामे बनते हो बीच में आकर कहते हो जनाब कि हम इसमें बड़े खुश हो रहे हैं। अब वो कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के 2026 के आम इंतखाबात के पहले मरले में आज मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात के सिलसिले में मीरपुर डिवीज़न की आवाम ने एहतजाज की बजाय वोट की ताकत पर एतमाद का इजहार कर दिया। आवाम ने इंतशार और एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने के बजाय अपने आइनी, कानूनी और जमहूरी हक़ रायदही के इस्तेमाल को तरजीह देते हुए वोट के ज़रिए
फैसला करने का इंतखाब किया। ये पुलिस है जो ये कह रही है, आप अंदाज़ा करें। पुलिस बी टीम बनी हुई है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की वो है जिनका सियासत करने का 70 साल से ज़्यादा का तजर्बा है। पाकिस्तान की सबसे पुरानी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। जर्नैल हैं जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन वो अपने अपने लोगों को इलेक्शन लड़वा के उनके ज़रिए से इक़्तिदार पे कब्जा करते हैं। ये वही बात है ना, देखें। और उनकी बी टीम के तौर पे हमेशा उनके गंदे कपड़े पुलिस धोती है। तो ये जो आईजी है लियाकत, ये तो बिल्कुल ही ज़मीन पे ही लेटा हुआ है, ना कोई गैरत है ना कोई शर्म है। वो बंदे को थोड़ा सा होता है कि यार मैं थोड़ा सा तो हौसला मैं दिखा दूँ। मैं इस आदमी को जानता हूँ, इतना बुरा आदमी नहीं था मैं जब पुराना जानता था, लेकिन कुछ क्लिप वगैरह मैंने इसके देखे, वो तो ज़हनी मरीज़ वाली बातें कर रहा है कि इतना बंदा मार दो तो उतना बंदा मार दो। लेकिन मैं इतना बदगुमान तो मैं इसके बारे में कभी नहीं था। जो हरकतें इसने करके दिखा दी। अब ये पुलिस का काम है करने का। तर्जुमान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस वो ये बात कर रहा है कि अवाम ने अवामी एक्शन कमेटी की गुज़िश्ता 3 कॉल्स के बाद आज 27 जुलाई की लॉन्ग मार्च की कॉल भी मुस्तरद कर दी। यार पुलिस का क्या काम है? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक्स करे, वाई करे, जेड करे, अवाम जो मर्जी करे, तुम्हारा काम सिर्फ ड्यूटी करना है, नौकरी करना है। तुम पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों जारी कर रहे हो? पुलिस जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी कर रही हो और एस्टेब्लिशमेंट उससे करवा रही हो, तो इसका मतलब है खाना ही खराब हो गया। इनसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ, इनका बेड़ा गर्क हो गया। इलेक्शन कमीशन बी टीम ऐसे बना हुआ है, बल्कि वो तो ए टीम बना हुआ है। अभी रिजल्ट भी जारी करेगा थोड़ी देर में। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लोग जीतेंगे कुछ देर में इलेक्शन, फिर आप देखेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। सारा दिन आपको सड़कों पे इतने लोग नजर नहीं आएंगे जितने बक्सों में से अभी वोट निकलेंगे, क्योंकि बैग्स भरे हुए तो हमने एक दिन पहले ही देख लिए ना कि बैग्स भरे हुए और वो रखे हुए। तो जो बसें भेजी थी मरियम नवाज ने, वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी थी। वो आज़ाद कश्मीर में दाखिल भी होगी, वहाँ पहुँच भी गई। उस पर इलेक्शन कमिश्नर ने पता क्या किया? वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जारी स्टेटमेंट जारी किया गया कि जनाब हम तस्दीक करते हैं कि बसें पहुँच गई हैं, लेकिन इन बसों का इस्तेमाल इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर इनका इस्तेमाल होगा तो ये तो फिर वो गलत हो जाएगा ना, इलेक्शन पे असरअंदाज होने की कोशिश हो जाएगी। आप अंदाज़ा करें कितने बड़े फ्रॉड हैं ये। भाई ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियाँ उड़ा दी उन्होंने। तुम उन्हें पकड़ो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, उनका दाखिला बंद करो आज़ाद कश्मीर में, कि अब जब तक इंतखाबात चलेंगे ये बाप बेटी का हम दाखिला नहीं होने देंगे आज़ाद कश्मीर में। ये करने की बजाय उनकी बसें रख लेंगे, जनाब हम इलेक्शन के फ़ौरन बाद दे देंगे। अंदाज़ा कीजिए। और ये बसें नहीं चल रही आज़ाद कश्मीर में, ये आप मेरे से पूछ लें। मैं इन बसों का पीछा करूंगा और आपको बताऊंगा फ्यूचर में कि इन बसों का क्या बना और ये बसें कहाँ गई और इनकी हालत क्या है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया था बाइकआउट का, बहुत सारे लोग इस पर तनकीद भी कर रहे थे, वो फैसला दुरुस्त साबित हो गया तहरीक इंसाफ का। और उनका फैसला साबित किया वक्त ने कि लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली इंतखाबात में। अगर तहरीक इंसाफ भी इंतखाबात लड़ती तो कुछ थोड़ा बहुत और लोग निकल आते, लेकिन ओवरऑल ये इंतखाबात जो हैं वो इनकी कोई हैसियत या कोई साख नहीं है।